नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज एक गंभीर मुद्दा, और वो गंभीर मुद्दा है बैंक अकाउंट फ्रीज का। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप, कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और दो तीन भाइयों ने ही इस मैटर पर बात की है। वाकई में काबिले तारीफ है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है इस मुद्दे पर वीडियो बना के। बिल्कुल, वो जिन दो तीन लोगों ने वीडियो बनाया है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। बिल्कुल, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बोला जाएगा। और ये वाकई में गंभीर मुद्दा है। एक तो हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसको बचाने का तरीका भी तो आना चाहिए। पता चले हम पैसे की भूख में भागते जाएं और पता चले हाथ में कुछ ना आए, केवल केस मुकदमे और कहीं ना कहीं जालसाजी के चक्कर में फंस जाएं। यानी कि P2P में जो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, आज हमारा मुद्दा ये है। तो इस पर देखिए, वैसे तो डिटेल में बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। क्यों हो रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ भी गई होंगी। थोड़ा सा मैं भी और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। वैसे मैंने जहां तक अपनी पूरी कोशिश जो हुई है, इससे पहले ही मैं बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूं। आप मेरा कोई सा भी टैक्स वाला वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, चाहे अर्न विद रोहिताश चैनल पर, कहीं भी उठा के ये आप देख लीजिए। आपको मैंने बहुत क्लियर कट कहा है कि अगर आपने विड्रॉल अपने बैंक अकाउंट में लिया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है आपने P2P कर लिया है और आप दनादन करते जा रहे हैं और आपको हिसाब ही नहीं देना कि आप बैंक की सरकार की नज़र में नहीं है। नहीं, आपने अगर अपने अकाउंट में विड्रॉ लिया है तो आप सरकार की नज़र में हैं। बस वही है, किस्मत जब तक आपकी अच्छी है तब तक आप बचे हुए हो। जिस दिन आपकी किस्मत ने आपको धोखा दिया, उसी दिन आप लपेटे में आ जाओगे। तो ये आप कोई सा भी मेरा टैक्स का वीडियो उठा के देखिए, उसमें मैंने बहुत क्लियर कट ये शब्द बोले हुए हर वीडियो में, जो भी मैंने टैक्स के ऊपर बनाया था, उसमें बचने के 2 तरीके भी बताए थे। और वो बचने के तरीके जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा। एक तो ये कि या तो आप बाहर का बाहर ही, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जो यूज किया है आपने, बाहर का बाहर ही अपना पैसे का सेटलमेंट कर लो और वहीं रफा दफा कर दो, उसको इंडिया में किसी बैंक में लेके ही मत आओ, या आप खुद इंडिया छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ। यही 2 तरीके थे बचने के जो मैंने बताए थे। अब आते हैं हम इस मैटर पर कि आखिर ये जो चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेहनत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा, हमें भी लगेगा कि आपने कुछ जो अप्रिशिएट किया। अब यहां पर आपको 2 तरह के एक्सचेंज मिल रहे हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज और एक आपका डोमेस्टिक, यानी कि अपना घरेलू, जो अपना वजीरेक्स हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, CoinDCX हो गया या CoinSwitchQuery हो गया, ये अपने क्या है, डोमेस्टिक अपने हैं। यहां पर आपको दिक्कत नहीं है ज़्यादा। यहां चाहे आप कुछ भी कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां के एक्सचेंजों ने आपकी KYC करनी शुरू कर दिया हर तरीके से। यानी आप अगर खुद वहां अकाउंट बना रहे हैं तो भी, या जो आपका थर्ड पार्टी, यानी जो आप P2P के लिए यूज करेंगे जिस बंदे का, उसकी भी KYC है। यहां एक्सचेंज को ये पता है कि किस बंदे ने कौन सा पैसा किसको दिया है। क्यों? उसके पास TDS कट रहा है, और TDS कट रहा है तो ट्रांजैक्शन का सारा हिसाब किताब एक्सचेंज के पास है। तो यहां से आपको दिक्कत नहीं है, जब चाहो तब अपने किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल आप हासिल कर सकते हो। जहां TDS कट गया, समझ लो कि वो ट्रांजैक्शन आपकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ गई है और उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी पता कर सकते हो कैसी भी ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, तो इंडियन एक्सचेंज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज। सारी जो दिक्कत है यहीं पर है। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो सारे बड़े बड़े एक्सचेंज सारे आ जाते हैं। बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, हुबी ग्लोबल हो गया, Get.ai हो गया, और जितने भी बचे आपके सारे वही इंटरनेशनल एक्सचेंज है। यहां क्या है, TDS का कोई चक्कर नहीं है। TDS आपका कटता ही नहीं है। अब TDS नहीं कटता तो ट्रांजैक्शन का भी कुछ आता पता नहीं, किसको दिया, किसने लिया, कुछ पता नहीं। एक्सचेंज को भी इवन नहीं पता, क्योंकि एक्सचेंज भाई अपने कुछ और इंटरनल तरीके हो तो अलग बात है, वरना जिस तरीके से अपने इंडियन एक्सचेंज KYC करते हैं उस तरीके से शायद नहीं करते। तो ठीक है, अब यहां पर जो है, लेकिन अब धीरे धीरे सब होने लगा है, क्योंकि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये भी उस तरीके से अब ट्रांजैक्शन की डिटेल रखेंगे और रखनी पड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ से अब डंडा तो पड़ा ही है इनके ऊपर। अभी तक जो था सब ऐसे ही था, कोई KYC का चक्कर भी नहीं था बहुत सौ में। तो बाइनेंस तो फिर भी चलो अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, जो KYC करने लगा है। नहीं और में तो कुछ भी नहीं था, सीधा अकाउंट बनाओ और काम खत्म। तो अब यहां पर क्या हुआ है, आप जब P2P करते हैं, मान लिया आप P2P में क्या करेंगे, आप USDT तो खरीदेंगे। अब USDT खरीदने के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। आप INR में यहां पर कोई डिपॉजिट करा नहीं सकते इंटरनेशनल किसी भी एक्सचेंज पर। वहां क्या करेंगे, आप किसी न किसी थर्ड पार्टी का यूज करेंगे। अब वो थर्ड पार्टी कौन होती है? एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच का बंदा जो ये सारा तालमेल बिठाता है, उसी को हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं। अब जो थर्ड पार्टी है, इसको आप नहीं जानते, किसी भी रूप में नहीं जानते। इसको केवल आप कैसे जानते हैं कि ये बंदा जो है ना कहीं एक्सचेंज के साथ अपना टाई अप किए हुए, आप इसी रूप में जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं।
अब ये जो थर्ड पार्टी है जो आपको रुपए के बदले में यूएसडीटी प्रोवाइड कराता है, या यूएसडीटी के बदले में जो रुपए प्रोवाइड कराता है, ये एक्सचेंज और ये आपस में इनकी क्या तालमेल है आपको पूरी तरीके से वो भी नहीं पता। एक्सचेंज को भी नहीं पता इस थर्ड पार्टी का कि ये जो मनी यूज कर रहा है वो सही है या गलत है, मतलब 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, ये एक्सचेंज को भी नहीं पता। ये कहोगे ठीक है इसका टाई अप है इसके साथ, लेकिन ये चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा ये बिचौलिया हो, लेकिन एक्सचेंज को भी ये नहीं पता कि ये जो पैसे का यूज कर रहा है ये 1 नंबर का पैसा है या 2 नंबर का पैसा है। दिक्कत यहां पर है। अब जब इसने आपके अकाउंट में पैसा डाला, अब यहां बीच में कोई भी है, मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, कोई बात नहीं, पैसा आपने इसको दिया, इसने यूएसडीटी दे दिया, या आपने इसको यूएसडीटी दिया, इसने आपको पैसा दे दिया। अब सारा घालमेल यहीं पे होता है। अब कुछ फ्रॉडी, भाई देखिए कुछ जेन्युइन होते हैं, आपको नहीं पता कौन सा जेन्युइन है कौन सा, आपके तुक्का मार सकते हो सिर्फ ये देख के, चलो इसने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर दिए हैं, ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है, उस हिसाब से आप एक तुक्का ही मार सकते हो। आप ये नहीं पता कर सकते कि ये बंदा वाकई में जेन्युइन है। ये किसी के वहां माथे पर नहीं लिखा, किसी के अकाउंट में नहीं लिखा कि ये बंदा जेन्युइन है, ये आपका खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा। तो अब ये क्या करता है, ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये क्या करेगा, कंप्लेंट कर देगा। और कंप्लेंट ऐसी करेगा कि भाई साहब हमारा जो है पैसा इस अकाउंट में गलत चला गया है। अब गलत चला गया है, छानबीन शुरू हो जाए, गलत चला गया तो मतलब आपका ट्रांजैक्शन रोक दिया जाएगा, यानी अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। फिर छानबीन होगी, पैसा कहां से आया, किससे आया, यानी कि आप ऐसे पचड़े में पड़ गए कि आपको अब यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने जो अभी तक वीडियो देखे होंगे उसमें उन्होंने बाकायदा उदाहरण भी दिए हैं, किसी का कितना पैसा उनको दे के छुटकारा मिला, किसी का कितना पैसा छुटकारा मिला। और मेरे पास जो 2-3 कमेंट है उन्होंने कहते हमारा तो 5-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज ही है, अभी तक नहीं ओपन हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक जो है मैटर ही क्लियर नहीं हुआ। तो यहां पर क्या है कि आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। केवल और केवल जो बिचौलिया है ना, देखिए यहाँ एक्सचेंज का भी कोई रोल नहीं है। आप ये कहो यहाँ एक्सचेंज का रोल है, एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। केवल ये जो बिचौलिया जो एक्सचेंज और आपके बीच में है, जो रुपए के बदले में यूएसडीटी और यूएसडीटी के बदले में रुपए दे रहा है, यही सब कुछ सारी कहानी है जो ये 2 नंबर का सारा काम कर रहे हैं। यहां जो है बहुत सा पैसा ब्लैक मनी को खपाया भी जा रहा है। आप ये देखिए यहाँ बहुत से ब्लैक मनी को खपाया जा रहा है, जो एक्सचेंज भी नहीं पता कर सकता कि इसके पास जो पैसा है वो 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। एक्सचेंज के पास कौन सा ऐसा रूल है जो पता करेगा? भाई एक टाई अप ही तो किया, ठीक है, टाई अप तो उसने अपना बैंक बैलेंस दिखा के कर लिया होगा, लेकिन बैंक बैलेंस घटता बढ़ता भी रहता है भाई। अच्छे काम करने के लिए बहुत से उस टाइम पे साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ चलता रहता है। तो वही हाल इन बिचौलियों का है। अब ये आप यहाँ फंस चुके हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ आप कोई चारा नहीं, अब तो आप कोर्ट कचहरी जो भी पुलिस थाना जो है आप चक्कर काटते रहो। सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, वो भी अननोन, ये अननोन ही है। जो ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं ये एक अननोन ट्रांजैक्शन है, इसका आपके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ये पैसा कहां से आया, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा आप कहां से आया। और अगर जवाब है तो आप बताइए, भाई बताएंगे पैसा तो आपके किसी न किसी अकाउंट से ही आया ना, आप उस अकाउंट के बारे में बताएंगे। वो अकाउंट वाला कह देगा जी ठीक है जी हमने दिया, ये क्रिप्टो से दिया। अब क्रिप्टो का तो आपके पास पहले से कोई हिसाब नहीं है, इंटरनेशनल एक्सचेंज का, यानी आप फिर लंबे फंसते चले जाते हैं। आप एक चीज को छुपाने के लिए फिर आप लंबे फंसना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अगर इस अकाउंट तक जाएंगे तो ये अकाउंट वाला भी अगर जेन्युइन है तो बोलेगा ठीक है जी इन्होंने मुझसे क्रिप्टो सेल परचेज किया। अब इंटरनेशनल क्रिप्टो सेल परचेज आप कर रहे हैं तो फिर आपको और भी हिसाब फिर देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, फिर मामला लंबा खिंच जाता है। यहां अगर आप 10 लाख से ज्यादा का भी ट्रांजैक्शन अगर सेविंग अकाउंट में करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक आपका रिपोर्ट ऊपर भेज देता है। अकाउंट में विड्रॉल ले रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, यानी कि आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो भी है हैंडल करते हैं उनको। फिर आपका वहां पर आपसे सवाल जवाब शुरू हो सकता है किसी भी रूप में। अब वही मैंने कहा ना, देखिए निकल जाए तो किस्मत अच्छी है तो बहुत कुछ निकल जाता है, नहीं निकलता तो आप कहीं भी फंस सकते हैं किसी भी रूप में। ये लिमिट आपकी करंट अकाउंट में 50 लाख की है। 50 लाख तक नो प्रॉब्लम, आप उतना भी लेन देन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करंट अकाउंट में फिर भी आपको छूट मिल जाती है, क्योंकि करंट अकाउंट होता ही लेन देन के लिए, बिजनेस करने के लिए होता है। सेविंग अकाउंट बिजनेस करने के लिए नहीं होता। और मोस्टली हम लोग जो ये विड्रॉ ले रहे हैं वो सेविंग अकाउंट में ही ले रहे हैं, करंट अकाउंट तो ना के बराबर है।
तो अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा अगर उसमें ट्रांजैक्शन किया है तो भी आप लपेटे में आने के पूरे चांस रहेंगे। और अगर यहाँ जो बिचौलिया है एक्सचेंज और आपके बीच का, जो यूएसडीटी के बदले में रुपए दे रहा है, रुपए के बदले में यूएसडीटी दे रहा है, अगर इसने कोई कंप्लेंट कर दी है तो भी आप लपेटे में आ रहे हैं। यानी आपके पास दोनों ही लपेटे वाली चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लपेटे में आ जाएंगे। और फिर जब एक बार छानबीन शुरू होती है तो फिर कड़ियाँ खुलती चली जाती हैं, ये आपको भी पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, यहाँ बचने का एक ही तरीका है। बचने का एक तरीका क्या है? मैंने तो आपको 2 तरीके बताए हुए हैं, या तो आप देश छोड़ो या आप लेन देन अपना बाहर का बाहर कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें आप P2P कीजिए, लेकिन इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए कि अगर ऐसी मुसीबत कोई आई तो उसका मेरे पास क्या जवाब होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप P2P नहीं कीजिए, P2P कीजिए, लेकिन इसका जवाब हमेशा 24 आवर आपकी जबान पर होना चाहिए कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो उसका हम क्या जवाब देंगे। क्योंकि अचानक से वो कहते हैं जब ऐसा कुछ हो जाता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, इसीलिए बेहतर वही होगा कि अगर आप P2P करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन रेडीमेड जवाब आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाली अथॉरिटी है उसको लगे कि हाँ जेन्युइन है। और नहीं तो अगर आप फंसने पे जब आएंगे ना तो फिर लंबे फंसने का हिसाब अपने आप बन जाता है। दो ऑलरेडी इसमें जो नियम लागू होते हैं यहाँ पर P2P पर, मनी लॉन्ड्रिंग का और PMLA जो आपका अभी अभी लॉन्च हुआ एक कानून, ये दोनों के दोनों कानून यहां पर लागू होते हैं ये P2P वाले सेक्शन में। अगर आप नपे तो देखिए, बच गए तो कोई बात नहीं, अगर आप फंस गए और नप गए तो भाई साहब ये दोनों ही कानून आपके ऊपर लागू होते हैं। अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता है तो डिपेंड करता है, आपका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो यहां आप ये कहो कि भाई बहुत कुछ सही है P2P का मामला, बहुत कुछ सही नहीं है, तो अब यहां आप अपने आप हिसाब लगा लीजिए आपको क्या करना है। P2P वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा जो चीज फांसने वाली होती है, फंसाने वाली होती है, वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। यहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो तुरंत थोप दिया जाता है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसे का आप अनऑथराइज लेन देन कर रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। जहां TDS कट गया वहां रिकॉर्ड है, TDS जहां कट रहा है वहां आप सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TDS जहां नहीं कट रहा है वहां आप जो लेन देन कर रहे हैं वहां सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस तुरंत थोप दिया जाता है और फिर वो लंबी नपाई हो जाती है। आपको भी इस चीज़ का पता है। तो यहाँ देखिए, मैं डराने वाली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने PMLA के बारे में जो बताया था वो भी फैक्ट ही बताया था, उसमें कुछ गलत नहीं था। आप कीजिए, लेकिन वो जवाब आप हमेशा तैयार रखिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे पास इस पैसे का स्रोत क्या होगा, मैं क्या बताऊंगा कि मेरे पास पैसा ये कहां से आया है, मुझे किसी ने क्यों दिया है, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। तो उनका आपके पास जवाब होना चाहिए। आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास जवाब नहीं है तो फिर रिजल्ट आपको पता है क्या होगा। तो ये कुछ P2P का कुछ मेरी तरफ से कुछ क्लियरेंस मैं जो कर पाया वो आपके लिए किया। अब यहाँ डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मोस्टली देखिए, अब ट्रेडिंग जो है इंडियन एक्सचेंज में भी शुरू हो गई है, कुछ एक्सचेंज बचे हैं वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा रिस्क लेने के बजाय मैं तो ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंडियन एक्सचेंज को यूज कर लीजिए, और बाकी अब रूल्स रेगुलेशन बहुत जल्दी अब आ ही जाएंगे, चारों तरफ से वही सब काम चल रहा है। तो क्यों खामखा वो कहते हैं रिस्क में पड़ो, आजकल वैसे ही सरकारें सख्त तो हो ही रही हैं। बाकी आपका डिसीजन आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप इस पर अपना डिसीजन खुद लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।